नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रल साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से वर्ग ज्योतिष और ख़ास करके नवांश के टॉपिक के ऊपर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। आप में से जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं उनको ये ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जिसका टाइटल था ट्रूथ अबाउट नक्षत्राज इन नवांशा, या क्या नवांश कुंडली में नक्षत्र होते हैं। इस श्रृंखला को शुरू करने के पीछे यही उद्देश्य है ताकि वर्ग ज्योतिष और नवांश के विषय में जो प्रचलित भ्रांतियाँ या गलतफहमियाँ पैदा हुई है या पैदा की गई है उन विषयों पर रोशनी डाल सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन भ्रांतियाँ या फिर गलतफहमियाँ पैदा होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण है सॉफ्टवेयर या ऐप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता, और दूसरा कारण वैदिक ज्योतिष के गणित और मूल सिद्धांतों को उपेक्षा करना और असंपूर्ण ज्ञान के आधार पर कुछ भी कंक्लूजन निकाल लेना। मैंने सॉफ्टवेयर की बात किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर के विरोध में खड़ा हूँ या फिर मैं ऐप या सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता या आगे नहीं करूँगा। मैं भी यूज़ करता हूँ और आगे भी करूँगा। मैंने ओवर डिपेंडेंसी या बहुत ज़्यादा निर्भर करने की बात किया। यह निर्भरता इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है या फिर उसके गणित के जो नियम है उनको भूल जाए। सॉफ्टवेयर को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, उसके सेटिंग्स को ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करने के लिए भी ज्योतिष का जो गाणितिक ज्ञान है वो एक ज्योतिषी के पास अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। क्या नवांश कुंडली में नक्षत्र होते हैं? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये सवाल उठ कहाँ से रहा है या ये भ्रांति या कन्फ्यूज़न कैसे पैदा हुआ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ज्योतिष ऐप सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि केवल ज्योतिष ऐप में ये एरर होता है। आप जो भी कोई सॉफ्टवेयर या ऐप यूज़ करते हो उसमें भी ये एरर हो सकती है, या आपको कोई ज्योतिषी से भी ऐसा तथ्य मिल सकता है कि आपके D1 या लगन कुंडली में चंद्रमा किसी नक्षत्र में है, लेकिन D9 या नवांश में चंद्रमा का नक्षत्र बदल जाता है। मैं ज्योतिष ऐप में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा ज्योतिष ऐप सॉफ्टवेयर में 11 अगस्त 2024 नई दिल्ली में बिल्कुल मध्याह्न 12 बजे का निरयन लगन कुंडली, या जो D1 नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। मध्याह्न का समय है, ये तो केवल चार्ट देखकर ही बताया जा सकता है क्योंकि सूर्यदेव 10th हाउस में है या सर के बिल्कुल ऊपर है। कर्क राशि में है तो सावन का महीना है। अब चलिए देख लेते हैं ग्रह स्फुट या अलग अलग ग्रहों की प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड। अब आपको स्क्रीन में लगन स्फुट, सूर्य स्फुट, चंद्र स्फुट और बाकी सारे ग्रहों की प्लानिटरी लॉन्गिट्यूड्स दिख रहा है। राहु केतु भी नीचे है, लेकिन ये वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। ओके, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको कौन सा ग्रह कौन से राशि के कितने डिग्री में, कौन से नक्षत्र के किस चरण में है, वो सब भी दिख रहा है। ओके, ये यहाँ पे जो P लिखा हुआ है अंतिम में राइट हैंड साइड में, और उसके नीचे आप संख्या देख सकते हैं, तो वो नक्षत्र के चरण या पद को दर्शा रही है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा है वो स्वाति नक्षत्र में है और पहले चरण में है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा को, जो कि 9 डिग्री 44 मिनट 24 सेकंड तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में है। तो अगर हम इस कुंडली की विचार करते हैं ये मानकर कि ये किसी का जन्म कुंडली है, तो हम यही कहेंगे कि जातक या जातिका का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ। तो विंशोत्तरी पद्धति के अनुसार राहु के महादशा में उसका जन्म हुआ है, क्योंकि विंशोत्तरी दशा सिस्टम में स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जातक या जातिका का जो पहला महादशा या जन्मकालीन महादशा है वो राहु का है, और 18 जून 2038 तक, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, उतने दिन तक राहु का जो महादशा है वो कंटिन्यू होगी।
उसके बाद गुरु शनि इत्यादि ग्रहों की दशा रहेगी। अब चलिए इस ऐप में नवांश खोलते हैं। तो ये रहा नवांश, या जिसे D9 भी कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रमा धनु राशि में चला गया और बाकी सारे ग्रहों की जो नवांशा की राशि पोजीशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये नवांश में जो ग्रहों की राशि पोजीशन है, कौन सा ग्रह कौन से राशि में गया है, वो सारा डिटेल यहाँ पे बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि इन्होंने जो चंद्रमा का और बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका डिग्री भी दिखा दिया है, ठीक है, जिसका कोई वैलिडिटी नहीं है। और यहाँ आप देखो, इनके अनुसार चंद्रमा धनु राशि में 27 डिग्री, ये रहा 27 डिग्री 39 मिनट और 44 सेकंड में है, ठीक है। और इसमें होने के कारण आप देख सकते हो कि चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो इन्होंने उत्तर आषाढ़ा दिखा दिया यहाँ नवांश में, और उसके चरण भी बताया गया है। और यही से पैदा होती है वो सारे सवाल, गलतफहमी, कन्फ्यूज़न या कुछ भी कह लो कि क्या सही में नवांश में नक्षत्र बदल जाता है। तो चलिए एक बार मान लेते हैं कि नवांश में नक्षत्र होते हैं, जैसे ये कह रहे हैं या दिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर में। तो हम मान लेते हैं कि D9 के अनुसार चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो उत्तर आषाढ़ा हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ज्योतिष का जो सिंसियर स्टूडेंट है उसके दिमाग में क्या आएगा कि जैसे हमने D1 में देखा कि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, तो जब हम विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करते हैं तो जन्मकालीन महादशा या बिल्कुल प्रारंभ का जो दशा था वो राहु के महादशा से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे फिर अगर D9 में मेरा चंद्रमा जो है वो उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में है तो फिर सूरज के महादशा से वो स्टार्ट होगा महादशा। तो अब हम दशा में जाके देखते हैं कि ऐसा कोई दशा सिस्टम भी सॉफ्टवेयर में बना दिया गया है या नहीं। ये आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है विंशोत्तरी दशा D9 मून, ठीक है। इसको अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको वो दशा भी सॉफ्टवेयर में दिखा दिया जाएगा। ये रहा, मैंने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सूरज की जो महादशा है वहाँ से दशा प्रारंभ होती है, ठीक है। और 1 मार्च 2030 को सूरज की महादशा ख़त्म होगी इस सिस्टम के अनुसार। यहाँ मेरा पहला सवाल उन लोगों से ये है कि जब नवांश पर आप कोई वीडियो बनाते हो और वहाँ ये दावा करते हो कि नवांश में नक्षत्र होते हैं, फिर उसमें आप लोग ये वाली दशा क्यों यूज़ नहीं करते हो जो D9 के चंद्रमा का नक्षत्र प्लेसमेंट के अनुसार दशा दिया गया है सॉफ्टवेयर में। तो वो यूज़ ना करके आप फिर प्रेडिक्शन के लिए D1 में चंद्रमा की जो नक्षत्र है उसके अनुसार जो दशा है उसको क्यों इस्तेमाल करते हो, है ना। फिर तो हमें नवांश को देखने के लिए ये दशा पद्धति यूज़ करनी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि नवांश जो है वो क्या है। 30 डिग्री की एक राशि होती है और 30 डिग्री की एक राशि को 9 इक्वल हिस्सों में बांटा जाता है। तो हर एक नवांश हमारा जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। नवांश में हर राशि की लंबाई 3 डिग्री 20 मिनट की है और ऐसे कुल 108 हिस्से या नवांश होते हैं। तो धनु नवांश या कोई भी नवांश जो हमें यहाँ दिख रहा है उसकी लंबाई तो सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट ही है ना। फिर इस बात का उत्तर दीजिए कि कोई भी ग्रह या लगन नवांश में धनु राशि के 27 डिग्री में
कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ ऐप में दिखाया जा रहा है कि चंद्रमा 27 डिग्री धनु राशि में है, नवांश में, या जो लगन दिखाया गया है वो दिखाया जा रहा है कि 16 डिग्री में लगन है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा नहीं है कि ये गलती केवल नवांश में हो रही है, बाकी वर्गों में भी इसको दोहराया जा रहा है। चलिए देखते हैं सबसे छोटा और बेसिक जो वर्ग है, यानी होरा या D2 डिवीज़न। ओके, तो होरा या D2 चार्ट में, ये मैंने खोला होरा चार्ट या D2। तो इस चार्ट में तो कर्क और सिंह के अलावा कोई और राशि होता ही नहीं है, तो फिर इनको छोड़ के कोई और राशि में कोई भी ग्रह या लगन जा ही नहीं सकता। फिर यहाँ भी ऐप में नक्षत्र दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ नक्षत्र डाल दिया जाए तो केवल 6 नक्षत्र में पूरी होरा सिमट कर रह जाएगी। ये देखिए आप, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, मघा, उत्तर फाल्गुनी, अश्लेषा, पुष्या, तो केवल यही नक्षत्र में जातक के जन्म हो सकते हैं होरा कुंडली के हिसाब से, अगर हम ऐप के बनाए हुए सिस्टम के अनुसार चलते हैं तो। और देखिए, होरा में चंद्रमा सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। ओके, ये रहा चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो क्या हम ये कहेंगे कि जातक या जातिका का जन्म होरा कुंडली के हिसाब से शुक्र के महादशा में हुआ है? पर ये दशा सिस्टम अभी तक शायद बनाया नहीं गया। हम एक बार दशा में चल के देख लेते हैं। ये रहा दशा। तो हम सिलेक्ट दशा टाइप को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई विंशोत्तरी दशा D2 मून करके कोई दशा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको ये दशा भी ऐप या सॉफ्टवेयर में दिखने लगे। अब एक एक करके हम बाकी सारे वर्गों को भी देखते हैं। तो होरा के बाद हम चलते हैं दृश्यकान में, या D3 जिसको कहते हैं। ये हमने दृश्यकान चार्ट खोला। यहाँ पे देखिए चंद्रमा का जो साइन प्लेसमेंट है आपको चार्ट में दिख रहा है, तुला राशि में नंबर 7 में मून है। ठीक है, और इन्होंने फिर से यहाँ पे भी डिग्री बता रखा है, 29 डिग्री। ओके, और ये आपको चंद्रमा यहाँ पे दिख रहा है तुला राशि में 29 डिग्री 13 मिनट, विशाखा नक्षत्र। ठीक है, तो दृश्यकान चार्ट के हिसाब से फिर ये हो जाता है कि आपका जो जन्म है वो गुरु के महादशा से शुरू होगा, है ना। आगे चलते हैं दशमांश D10 चार्ट। ये देखिए चंद्रमा यहाँ पे दशमांश में गया है मकर राशि में। राशि प्लेसमेंट बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है, चंद्रमा दशमांश में या D10 में मकर में ही होगा। लेकिन ये जो 7 डिग्री बताया जा रहा है ना, ये गलत है, मेरा ये कहना है। क्योंकि दशमांश क्या है? दशमांश है एक राशि को जब आप 10 बराबर टुकड़ों में बांटते हो, तो हर एक जो अंश है, दशमांश है, उसका लेंथ कितना होगा। एक राशि की लंबाई होती है 30 डिग्री, और एक राशि को 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो हर एक अंश की या दशमांश की लंबाई होती है केवल 3 डिग्री। ऐसे हर राशि का 10 टुकड़े होंगे और कुल मिलाकर 12 गुना 10 यानी कि 120 दशमांश होंगे। तो अगर दशमांश में एक राशि की लंबाई सिर्फ 3 डिग्री होती है, तो आप मुझे बताइए कि ये बात कैसे जस्टिफाइड हो सकती है कि दशमांश में चंद्रमा या कोई भी ग्रह किसी भी राशि में 7 डिग्री में हो सकता है। जैसे ऐप में हम देख सकते हैं कि यहाँ चंद्रमा 7 डिग्री 24 मिनट और 9 सेकंड में है। तो उस डिग्री के हिसाब से ऐप में आपको चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मिलता है। D9 में हमें धनु राशि का उत्तराषाढ़ा में चंद्रमा मिला था, और D10 में हमें मकर राशि के उत्तराषाढ़ा में चंद्रमा मिलता है ऐप के अनुसार। अब हम फिर से चलते हैं दशा में।
ओके, यहाँ आपको सिलेक्ट दशा टाइप में इस ऑप्शन को चुनना है, विंशोत्तरी दशा D10 मून। ओके, ये वाला। तो मैंने इसको चुन लिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें D10 के चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार सूरज के महादशा से दशाक्रम की शुरुआत होते हुए नज़र आएगा। तो ऐप के अनुसार 12 अक्टूबर 2025 तक सूरज की महादशा चलेगी। तो क्या हम ये कहेंगे कि भाई D10 के हिसाब से आपका जन्म सूरज के महादशा में हुआ? नहीं ना। तो आप स्वयं विचार करें, अगर अलग अलग वर्गों में चंद्रमा का नक्षत्र बार बार बदल जाएगा तो जितने वर्ग उतने जन्म नक्षत्र। हर एक डिवीज़न के लिए या वर्ग के लिए आपको अलग अलग नक्षत्र मिलेगा और उतने ही दशाएं हो जाएंगी। तो फिर ये जो ज्योतिष का सिस्टम है, क्या वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? हो सकता है ज्योतिष शास्त्र जो है वो बहुत आसान विषय ना हो, पर इसमें इतना ज़्यादा जटिलता भी नहीं होती है। एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर या एप्स बनाया गया है, ये बनाया तो ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। सॉफ्टवेयर या ऐप का एक प्रोग्रामिंग होती है, उसका एक कोडिंग होता है, और फिर ये आपको बर्थ डिटेल्स डालने के बाद कुछ सेकंड्स में ही कुंडली बनाकर आपको देता है। आपके काम को आसान बनाता है और आपका समय भी बचाता है। तो सॉफ्टवेयर या ऐप में बुध ग्रह या मरकरी और राहु का रोल अहम होता है। मरकरी यानी प्रोग्रामिंग, कोडिंग, और राहु यानी शॉर्टकट, ट्रिक्स, भ्रांति। इसलिए ये सारी चीज़ें एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है, जो कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस या मानव बुद्धि से सुपीरियर नहीं हो सकती। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो डिवाइन इंटेलिजेंस है। गुरु और शनि का रोल इसमें अहम होता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप डिवाइन इंटेलिजेंस को या आध्यात्मिक बुद्धि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से व्याख्या कर पाए। तो अगर सॉफ्टवेयर या ऐप आपको कम समय में कुंडली बनाकर दे रहा है, आपको हाथों से गणित करके कुंडली नहीं बनानी पड़ रही है, आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल इनको इस्तेमाल ज़रूर करें। पर साथ में ज्योतिष के जो गाणितिक नियम और मूल सिद्धांत है, उनको भी जानना ज़रूरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधीन नहीं होनी चाहिए, जो कि होना शुरू हो चुका है। और अगर ऐसा चलता रहा तो ज्योतिष शास्त्र का जो आधार या बुनियाद है वो हिल जाएगी, और इस शास्त्र का जो गरिमा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होगा जो ज्योतिष शास्त्र के चर्चा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और नए नए ज्योतिष के जगत में आए हैं, और उनका भी, जिनको ज्योतिष के जो गाणितिक नियम है उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है और केवल सॉफ्टवेयर या ऐप में ही अपना कुंडली बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि नवांश में या किसी भी वर्ग में नक्षत्र क्यों नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवांश या कोई सा भी वर्ग चार्ट में भाव या हाउसेस होते हैं या नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे फाइन।